हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं कुणाल आप सभी का हमारे लर्निंग प्लेटफॉर्म कुणाल से इंस्पायरिंग पर स्वागत करता हूं। इस समय हम रोज पॉलिटी के अलग अलग विषयों को लेकर के आते हैं, तो आज भी हम पॉलिटी का एक नया विषय लेकर के आए हैं। आज का हमारा विषय है संविधान की उद्देशिका। तो आज के इस क्लास के अंदर हम संविधान की उद्देशिका को पढ़ने वाले हैं। दरअसल बहुत सारे विद्यार्थियों की यह शिकायत होती है कि उन्हें कभी भी प्रस्तावना याद नहीं होती, वह कहीं भी बोल नहीं पाते हैं। तो वैसी स्थिति में यह मेरा एक प्रयास है कि आपको प्रस्तावना पूरी तरह से याद हो जाएगी। तो इस प्रस्तावना को समझने से पहले इसका थोड़ा सा इतिहास समझ लेते हैं। यह आई कहां से? तो संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान सभा बनाई गई थी और उस संविधान सभा में दिनांक 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रस्ताव पेश किया था। उस प्रस्ताव का नाम था उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव, जैसे कि नाम ही से समझ में आ रहा है कि उद्देश्य निर्धारित किया जा रहा है किसी चीज के लिए, तो उस प्रस्ताव के अंदर एक उद्देश्य निर्धारित किया गया था और वह उद्देश्य था संविधान का, कि संविधान में किन किन चीजों को शामिल जरूर किया जाएगा। और संविधान निर्माताओं ने उन्हीं चीजों को ध्यान रखते हुए देश का संविधान तैयार किया था। लेकिन अंत में बाद में यह सोचा गया कि जो संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव था उसका क्या किया जाए, उसे कहाँ शामिल किया जाए। तो ऐसी स्थिति में उसको बहुत छोटा कर दिया गया। उद्देश्य प्रस्ताव बड़ा था तो उसका एक सार तैयार किया गया, उसकी जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो बातें निकाली गई और वो बातें निकाल लेने के बाद संविधान की उद्देशिका सामने आई। लेकिन आज जिस रूप में हम संविधान की उद्देशिका को देखते हैं, दरअसल जब ये बनाई गई थी तो ये इस रूप में नहीं थी। जिस समय इसे बनाया गया था तो उस समय इसके अंदर 3 शब्द नहीं थे। वह 3 शब्द हैं समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। यह 3 शब्द उस समय की उद्देशिका में नहीं थे। तो यह शब्द कहां से आए? यह शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत इसमें शामिल किए गए। संशोधन हुआ और बाद में इन तीनों को यहाँ शामिल कर दिया गया। देश की सरकार यह महसूस कर रही थी कहीं ना कहीं इन शब्दों की कमी है, क्योंकि हमारे देश की जो व्यवस्था थी उनमें तो ये चीज़ शामिल थी, लेकिन प्रस्तावना में कहीं ना कहीं ये चीज़ शामिल नहीं थी। और हमारे देश के अंदर भारतीय संविधान के परिप्रेक्ष्य में इस उद्देशिका को भारत के संविधान की आत्मा कहा जाता है। और यह प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में आता है कि भारत के संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति में अभिभाव होता है संविधान की उद्देशिका। चलिए इसे समझना शुरू करते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोगों ने ठीक से समझा नहीं होता, तो इसके मैंने कई पार्ट्स किए हुए हैं। यहाँ पे आप देखेंगे इसके 5 एरो हैं। तो इसी तरह से समझना है और इसी तरह से इसको ध्यान रखना है, कभी नहीं भूलोगे फिर। तो शुरू करते हैं पहली लाइन से। पहली लाइन है हम भारत के लोग। हम भारत के लोग यानी कि संविधान सभा के अंदर जितने भी लोग थे वह सभी लोग भारत के थे, जाहिर सी बात है, और उन्हीं के द्वारा संविधान बनाया गया था। तो इसी प्रकार प्रस्तावना में भी उन्होंने यह स्पष्ट कराया कि जो संविधान बना रहा है वो संविधान किसने बनाया? हम लोगों ने बनाया। हम कौन से लोग? हम भारत के लोगों ने संविधान बनाया। अब आगे वो यह बताएंगे कि क्यों बनाया और क्या क्या चीजें वो चाहते थे देश के अंदर देखना। उनको समझते हैं कि हम भारत के लोग, भारत को, तो भारत के ही लोग हैं लेकिन भारत की व्यवस्था का निर्माण कर रहे हैं। तो वह भारत की व्यवस्था का निर्माण कैसे कर रहे हैं वो समझते हैं। तो यहां भारत की व्यवस्था का जो पहला पॉइंट है वो यह है कि भारत को एक संपूर्ण यानी कि पूरी तरह से संपूर्ण रूप से बना रहे हैं प्रभुत्व संपन्न। प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या होता है यहाँ पे यह समझते हैं। प्रभुत्व वहां होता है जहां पर कोई भी व्यक्ति या राज्य या कोई संस्था अपने सभी फैसले अपनी मर्जी से लेती है, यानी कि वह अपने फैसले लेने के लिए किसी और देश पर निर्भर नहीं है। वह अपनी मर्जी से अपने फैसले ले सकती है, अपने किसी क्षेत्र को किसी और को दे सकती है, अपना किसी और जो क्षेत्र है जिस पर उसका अधिकार है वह अपने में शामिल कर सकती है। साथ ही साथ वह भारतीय व्यवस्था में किसी प्रकार के नियमों को लागू कर सकती है। तो यानी कि भारत के जो लोग थे जो संविधान बना रहे थे उन्होंने भारत को कैसा देश बनाया है? प्रभुत्व संपन्न देश बनाया, यानी कि भारत अपने फैसले पूरी तरह से लेगा, फिर वो फैसला कैसा भी हो। दूसरी बात, समाजवादी। यह शब्द शुरुआत में शामिल नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को महसूस हुआ, सरकार को महसूस हुआ शामिल होना चाहिए। क्यों महसूस हुआ? क्योंकि जो भारतीय व्यवस्था थी, भारतीय व्यवस्था शुरू से समाजवादी व्यवस्था रही है। कैसी समाजवादी व्यवस्था? 2 तरह की समाजवादी व्यवस्था होती है, दोनों को समझते हैं। पहला होता है साम्यवादी समाजवादी, दूसरा होता है मिश्रित समाजवादी। साम्यवादी समाजवादी वह व्यवस्था होती है जहां सभी चीज सरकार संभालती है, यानी कि कुछ भी होगा, छोटी से लेकर बड़ी चीज सब कौन करेगा? सरकार करेगी। लेकिन भारत के अंदर बल कहां दिया गया? मिश्रित व्यवस्था पे। यानी कि संविधान निर्माताओं का यह फैसला था कि भाई मिलजुल के काम करेंगे, निजी क्षेत्र भी होंगे और सार्वजनिक क्षेत्र भी होंगे, सब मिलजुल के अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान देंगे। तो संविधान निर्माताओं ने भारत को कैसा देश बनाया? समाजवादी देश बनाया। वहीं अगली बात, धर्मनिरपेक्ष। तो भारत कैसा देश है? भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य भी बनाया जा रहा है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि जो भारत है वह किसी भी धर्म के पक्ष में नहीं होगा, यानी कि जो भारत बनेगा
वो सभी धर्मों से दूर रहेगा, उसको धार्मिक मामलों में वो इंटरफेयर नहीं करेगा। साथ ही साथ भारत का अपना कोई धर्म नहीं होगा, यानी कि भारत किसी एक राज्य का धर्म नहीं है। इसीलिए आज भी हम यह पाते हैं कि भारत में हम सभी लोग यानी कि विभिन्न धर्मों के लोग, फिर वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सिख हो, जैन हो, बुद्ध हो या वॉट एवर इज दैट, सब लोग मिलजुल के रहते हैं। एक ही गली में, एक ही मोहल्ले में हर तरह के लोग मिलते हैं। कोई मस्जिद जाता है तो कोई मंदिर जाता है, कोई चर्च जाता है, कोई गुरुद्वारा जाता है, क्योंकि भारत के लोगों ने ही भारत को एक धर्मनिरपेक्ष देश बनाया है। वहीं अगली बात बताते हैं लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक देश कैसा देश होता है? जहां पर सारी व्यवस्था किसके हाथ में होती है? जनता के हाथ में। यानी कि तंत्र किसका होगा? लोगों का। लोकतांत्रिक को तोड़ दो, लोकतांत्रिक यानी कि ऐसी व्यवस्था जहां पे तंत्र किसका होगा? लोगों का तंत्र होगा, यानी सारे काम लोगों की मर्जी से होंगे। तो भारत के लोगों ने भारत को कैसा देश बनाया है? जनता की मर्जी से काम करने वाला देश। इसीलिए हम अपने प्रतिनिधि अपनी मर्जी से चुनते हैं, हम वोट देते हैं और अपने प्रतिनिधि संसद में, विधायिका में भेजते हैं, जो हमारे लिए ही काम करते हैं। तो भारत कैसा देश है? लोकतांत्रिक देश है। साथ ही साथ ये पांचवा पॉइंट है, यह है गणराज्य। भारत को एक गणराज्य भी बनाया गया। गणराज्य का मतलब होता है जहां पर एक संवैधानिक प्रधान होता है। हमारे देश का संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति है, सारे काम उसी के नाम पर होते हैं, वही मुख्य चिन्ह है भारत का। तो भारत के लोगों ने ही भारत को देश बनाया है, जो वह 5 चीजों से मिलाकर देश बनाया है। यानी कि जो भारत होगा वह प्रभुत्व संपन्न होगा, अपने फैसले अपनी मर्जी से। समाजवादी होगा, यानी कि निजी मिश्रित समाजवादी होगा, यानी कि निजी क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र दोनों मिलकर काम करेंगे। धर्मनिरपेक्ष देश होगा, यानी कि राष्ट्र का अपना कोई धर्म नहीं होगा। व्यक्ति का धर्म हो सकता है, लेकिन राष्ट्र का अपना कोई धर्म नहीं है। वहीं देश कैसा होगा? लोकतांत्रिक, यानी कि व्यवस्था कौन चलाएगा? लोग चलाएंगे। लोग ही अपने प्रतिनिधि चुनेंगे और वह प्रतिनिधि लोगों के लिए ही काम करेंगे। साथ ही भारत क्या है? गणराज्य है, यानी कि भारत के पास एक संवैधानिक प्रधान है और वही सारे मुख्य काम करता है। और भारत के जो सारे काम होते हैं वह सभी काम राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। वो बात अलग है कि भारत के राष्ट्रपति की सहायता के लिए प्रधानमंत्री के प्रावधान किया गया है। तो भारत के लोगों ने भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाया है। ठीक है, तो बनाने के लिए संविधान तैयार किया। साथ ही साथ यह जो बात थी, अब यह बात थी राष्ट्र की चीजों की, कि राष्ट्र में क्या क्या चीजें मिलेंगी। अब अगली बात है कि नागरिकों को क्या मिल रहा है। तो तथा इसके सभी नागरिकों को, दूसरी बात शुरू हो गई है कि अब नागरिकों को क्या दिया जा रहा है। नागरिकों को सबसे पहली बात दी जा रही है न्याय। कभी भी न्याय की बात होगी तो न्याय हमेशा 3 आधारों पर होता है, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से। कहीं भी किसी व्यक्ति के साथ परेशानी होगी, शोषण होगा, उसकी चीजें खराब की जाएंगी, उसको अपने विकास के अवसरों से वंचित किया जाएगा, तो ऐसी स्थिति में हर व्यक्ति न्याय मांगता है। तो हमेशा ध्यान रखने वाली बात है कि न्याय हमेशा 3 स्तरों पर होता है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो हमारे देश का संविधान की प्रस्तावना क्या बता रही है कि देश के नागरिकों को क्या दिया गया है? न्याय की व्यवस्था दी गई है कि अगर आपके साथ कभी भी कुछ गलत होगा तो आपको न्याय मिलेगा। फिर चाहे वो आपको न्याय सामाजिक आधार पर चाहिए हो, आर्थिक आधार पर चाहिए हो, या फिर आपको वो राजनीतिक आधार पर चाहिए हो, मिलेगा। वहीं दूसरी बात, आपको क्या मिलेगी? स्वतंत्रता मिलेगी। स्वतंत्रता क्यों दी जाती है? क्योंकि आप अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकें, अपने आप को उच्च कीर्तिमानों पर ले जा सकें, अपने आप को चौतरफे विकास के अंदर शामिल कर सकें, इसलिए आपको स्वतंत्रता दी जा रही है। लेकिन स्वतंत्रता दी किस बात की जा रही है, यह भी बताया गया। तो आपको स्वतंत्रता दी जाएगी विचार की, यानी कि आप कुछ भी सोचें मन में, गलत नहीं, अपने विकास के लिए आप अच्छा सोचें, मना कोई नहीं कर रहा है उसके लिए, लेकिन अब आप राष्ट्र का नुकसान करेंगे तो वहां पे ये चीज गलत हो जाएगी। तो आपको स्वतंत्रता दी गई है विचार करने की, ताकि आप अपने लिए, अपने विकास के लिए अच्छे अच्छे विचार अपने मन में ला सकते हैं। वहीं दूसरी बात, अभिव्यक्ति। आप जो अच्छे विचार अपने मन में ला रहे हैं, जिससे आपका ही भला हो रहा है, किसी दूसरे का ही भला हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप उन विचारों की अभिव्यक्ति कर सकते हैं, यानी कि आप अपने विचारों को दूसरे के सामने भी जाहिर कर सकते हैं। अगर आपका विचार देशद्रोह को लेकर है, आतंकवाद को लेकर के पॉजिटिव है, तो ऐसी स्थिति में आप ना तो विचार करेंगे और ना ही अभिव्यक्ति करेंगे, ये कहीं ना कहीं गलत माना जाएगा। अगली बात, विश्वास। विश्वास का मतलब है आप किसी भी तरह से किसी भी चीज में विश्वास कर सकते हैं। आपका कोई भी धर्म हो सकता है, आप किसी भी धर्म में विश्वास करें, आपकी कोई भी आस्था रखें, आपको कोई मना नहीं करेगा। जैसे कि पहले बता चुके हैं कि हमारा जो देश है कैसा, धर्मनिरपेक्ष देश है। तो धर्म के मामले में तो देश वैसे भी कुछ भी इंटरफेयर नहीं करने वाला। साथ ही आपको धर्म की भी स्वतंत्रता है और उपासना की भी स्वतंत्रता है, यानी कि आपका विश्वास कहीं भी हो, यह इस मामले में राष्ट्र इंटरफेयर नहीं करेगा। वहीं अगली बात, आपका जो धर्म होगा, आपके धार्मिक मामलों को लेकर के राष्ट्र इंटरफेयर नहीं करेगा, क्योंकि राष्ट्र का अपना कोई धर्म नहीं है। आपका अपना धर्म कोई भी हो, आप उसको अच्छी तरह से मान सकते हैं और उपासना कर सकते हैं। यानी कि आपका धर्म के जो नियम है, चाहे आप मंदिर जाके पूजा करते हैं या मस्जिद जाकर के आप नमाज करते हैं, चर्च जाते हैं या गुरुद्वारे जाते हैं, आपकी इबादत का तरीका कोई भी हो, इस मामले में भी आप स्वतंत्र हैं। राष्ट्र आपको परेशान नहीं करेगा, ना ही आपके ऊपर कोई नियम बांधेगा।
ये बात हुई दो चीजों की जो नागरिकों को दे दी गई है। वहीं एक चीज नागरिकों को और दी गई है, वह है समता, इसे समानता भी कहा जाता है। आप सभी लोग समान हैं। जब जाहिर सी बात है भाई, राष्ट्र का बता दिया गया है धर्मनिरपेक्ष है, समाजवादी है, तो ऐसी स्थिति में आपको यह भी बताया गया कि सभी लोग समान है, यानी कि राष्ट्र की नजरों में, कानून की नजरों में, नियमों की नजरों में हर व्यक्ति बराबर है। फिर चाहे वह किसी भी धर्म का हो, किसी भी लिंग का हो, किसी भी जाति का हो, उसका जन्म स्थान कोई भी हो, ये सभी चीजें मायने नहीं रखेंगी। सिर्फ यह मायने रखेगा कि आप उस देश के नागरिक हैं, तो आपको उस देश के अंदर प्रतिष्ठा और अवसर के सभी अवसर दिए जाएंगे। यानी कि आप अपनी प्रतिष्ठा के लिए, आपका जो मान है, स्वाभिमान है, हर एक व्यक्ति का बराबर है भाई, किसी व्यक्ति का ऊपर नीचे नहीं है, हर व्यक्ति बराबर माना जाएगा। मान सम्मान के मामले में सबकी एक ही प्रतिष्ठा है। वहीं अवसर की बात, अगर आप सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, कोई निजी काम करना चाहते हैं, अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए, अपनी आजीविका के लिए, अपने व्यवसाय के लिए, सबके पास समान अवसर है। आप काम कर सकते हैं, अपनी आजीविका चला सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो चीज गलत भी नहीं होनी चाहिए कि आप इलीगल काम करें। पॉजिटिव काम अगर आप करते हैं, आप राष्ट्र के निर्माण में काम करते हैं, राष्ट्र की एकता के लिए काम करते हैं, अर्थव्यवस्था में योगदान देते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपके पास समान अवसर है, आप काम कर सकते हैं। तो संविधान के द्वारा भारत के उद्देश्य का यह बताती है कि भारत के लोगों ने, भारत के नागरिकों के लिए जो संविधान बनाया, उसके अंदर उन्होंने तीन चीजें दी, न्याय दिया, स्वतंत्रता दी और समानता दी। आगे की बात, इन सभी को प्राप्त कराने के लिए, यानी कि अब ये सब चीजें संविधान के द्वारा लोगों को प्राप्त कर दी गई हैं। साथ ही साथ और क्या काम किया गया, अब ये देखो, जो आखिरी बात है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर किसी राष्ट्र में ये दोनों चीजें हो लेकिन ये चीज ना हो, तो कोई भी राष्ट्र गिर सकता है। क्या बात है, ये देखो, उन सब के अंदर, यानी कि राष्ट्र की व्यवस्था तो, राष्ट्र की प्रकृति क्या है, नेचर क्या होगा, साथ ही यह भी बता दिया कि नागरिकों को क्या क्या दिया जा रहा है। तीनों महत्वपूर्ण चीजें दे दी गई हैं। अगली बात सामने आती है कि उन सब के अंदर एक चीज और दी जाएगी, सबको यह बताया जाएगा कि व्यक्ति की गरिमा, कोई भी व्यक्ति है, मैं बताता हुआ आ रहा था कि आप सब चीज दायरे में रह करके करेंगे, एक लिमिट है हर चीज की, फिर चाहे विचार की हो चाहे व्यक्ति की हो, ठीक है। तो उसी प्रकार से यहाँ बताया जा रहा है कि उन सब में व्यक्ति की गरिमा, यानी कि हर व्यक्ति को यह बताया जा रहा है कि आपकी एक गरिमा है, आपको एक मर्यादा में रहना है, क्योंकि यह व्यवस्था केवल आपकी नहीं है, यह व्यवस्था सभी के लिए बनाई गई है। यानी कि जहां पे आप रहोगे वहां पे और लोग भी रहेंगे, तो इसलिए आपको यह बात हमेशा ध्यान रखनी है कि आप जो काम कर रहे हैं उससे किसी और को परेशानी ना हो, नुकसान ना हो। तो व्यक्ति की गरिमा हमेशा यहाँ पे मायने रखेगी। वहीं दूसरी बात, राष्ट्र की एकता और अखंडता को भी ध्यान में रखना है, यानी कि भारत जो राष्ट्र है वो एक है और वो अखंड है, यानी कि आप कुछ भी काम करेंगे देश नहीं खराब होगा, देश की एकता खराब नहीं होगी, अखंडता खराब नहीं होगी। राष्ट्रीय एकता को लेकर के हम यह भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर सभी धर्मों के लोग रहते हैं और एक साथ रहते हैं, ये बहुत अच्छी बात है भारत के परिदृश्य में। साथ ही भारत अखंड है, भारत कभी नहीं टूटने वाला। तो इन सब चीजों को सुनिश्चित करने के लिए, यानी कि देश में हमेशा ये हो, भारत हमेशा एक रहे, भारत अखंड रहे और व्यक्ति की गरिमा भी बनी रहे, ऐसी स्थिति के लिए क्या प्रावधान किया गया है, बंधुता का प्रावधान किया गया है, यानी कि सब लोग मिलजुल के प्यार मोहब्बत से अच्छे से रहेंगे, कोई भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, सब आपस में भाई भाई हैं, सबको मिलजुल कर ही रहना है। तो बंधुता का निर्णय भी यहाँ पर संविधान निर्माताओं के द्वारा लिया गया। तो बंधुता को क्या कर रहे हैं, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए आगे क्या हो रहा है, आगे संविधान तैयार होगा, संविधान पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। कैसे किए जाएंगे, यह देखो, दृढ़ संकल्प होकर, यानी कि हमने जो चीज सोची है उसके लिए हम दृढ़ हैं, यानी कि संविधान तो अब यही होगा, ये नहीं बदलने वाला। तो हम दृढ़ हैं अपने विचार को लेकर के और हम संकल्प भी कर रहे हैं। क्या संकल्प कर रहे हैं, अपनी संविधान सभा में संकल्प कर रहे हैं। कब कर रहे हैं, दिनांक 26 नवंबर 1949 को, जिस दिन हमारे देश का संविधान तैयार हुआ था, इस पर साइन हुए थे, तो उस दिन यह लोग संकल्प कर रहे हैं, संविधान सभा में संकल्प कर रहे हैं और बता रहे हैं कि 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को हम अंगीकृत कर रहे हैं, यानी कि पूरा का पूरा संविधान हमने तैयार कर दिया है, जोड़ दिया है। अब यह संविधान अपने आप में तैयार है एक देश की व्यवस्था को चलाने के लिए। अब जो व्यवस्था चलेगी वो संविधान के हिसाब से चलेगी। अधिनियमित कर रहे हैं, यानी कि जो उसके नियम है, कानून है, उन सभी को जोड़ दिया गया है, शामिल कर दिया गया है। सारे के सारे उसके नियम है, वो सभी नियम इसमें शामिल हो गए हैं, सब तैयार है। साथ ही साथ आत्मा अर्पित कर रहे हैं, यानी कि संविधान में जान डाल दी गई है और देश की व्यवस्था अब यह संविधान ही चलाएगा। तो इस प्रकार इसके एक एक शब्द का मतलब यही था। बहुत सारे लोगों को यही समझ में नहीं आता है। जब आप यह समझ लेंगे तो वास्तव में आप कभी भी संविधान की प्रस्तावना नहीं भूलने वाले। एक बार इसको रिपीट करते हैं, अच्छे समझते हैं। संविधान की उद्देशिका कहती है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता,
प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर आज अपनी इस संविधान सभा में हम इस संविधान को एकीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। बीच में दिनांक आ जाएगा 26 नवंबर 1949 को कर रहे हैं। तो यह सभी बात थी संविधान की प्रस्तावना को लेकर के। मुझे उम्मीद है आप ये अच्छे से समझ गए होंगे और आप अब यह कभी नहीं भूलने वाले हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।